नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक पाठक के रूप में आपका कर्तव्य बनता है कि जब भी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर अपने काम के बारे में विज्ञापन छपवाए तो उसे गौर से पढ़ें। यह आपका ही पैसा है, आपके टैक्स के पैसे से सिर्फ जेएनयू नहीं चलता है, सरकारी विज्ञापन भी छपते हैं। आज यूपी के अखबारों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे पन्ने का वृहद विज्ञापन छपा। इस विज्ञापन से वाराणसी में हो रहे कार्यों की जानकारी तो मिली ही, साथ ही यह भी पता चला कि कार्यक्रमों के वर्गीकरण और भाषा में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। मुमकिन है ऐसे बदलाव कई साल पहले आ चुके हों, लेकिन मेरी नज़र आज पड़ी है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यह वही विज्ञापन है जिसकी बात कर रहा हूँ। इसमें बलशाली अक्षरों बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि सांस्कृतिक नगरी काशी में 1583 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इस विज्ञापन में लिखा है कि प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं से आप या हम यही समझते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं होंगी, लेकिन प्रशासन के रूटीन काम को भी परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है। यहां बताना समीचीन होगा कि सांसद और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री किसी भी चीज का उद्घाटन कर सकते हैं, मगर प्रस्तुत एंकर यहां कार्यों के वर्गीकरण और उन्हें व्यक्त की जाने वाली शब्दावलियों में आई विसंगतियों को उजागर करने का प्रयास करना चाहता है। इन सिंपल इंग्लिश, द एंकर वांट्स टू हाईलाइट द कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द स्केल ऑफ वर्क, द डिवीजन ऑफ वर्क एंड द वर्ड्स यूज्ड फॉर दोज वर्क्स. Different works should be defined by different sets of words. One should not use one word to define all kind of works. I am sure the Honorable PM would agree with me in case the Honorable CM chooses to disagree with me. काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। प्रधानमंत्री भी लिस्ट वाली बात कर रहे हैं और हम भी यही बात कर रहे हैं कि क्या लिस्ट को लंबा करने के लिए तरह तरह के ऐसे काम जोड़ दिए गए। अगर सीवर के जीर्णोद्धार का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो फिर पार्षद क्या करेंगे। डू यू गेट माई पॉइंट। उम्मीद है बनारस के लोगों को अब बारिश में जल भराव या जल जमाव नजर नहीं आता होगा। यूपी सरकार के विज्ञापन में उन कामों को भी गिना दिया गया है जिन्हें आप किसी भी तरह से परियोजना नहीं कह सकते। सड़क मरम्मत का काम परियोजना नहीं है। विज्ञापन में लिखा है कि वाराणसी के 84 घाटों पर सूचना पट स्थापना का कार्य, जैसा कि आप इन दृश्यों में देख रहे हैं, ये वही सूचना पट हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया। 84 शिलापट बनाने का बजट 5 करोड़ बताया गया है। सवा सेकंड के लिए मैं चौंक गया कि इतने से काम में 5 करोड़ का खर्चा, लेकिन तभी एहसास हुआ इसके ऑडिट करने की योग्यता इस एंकर में नहीं है। क्या शिलापट लगाने का काम भी अब परियोजना कहलाएगा। हर शहर में नए नए साइन बोर्ड लगते रहते हैं। अब अगर इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे तो दूसरों के लिए क्या बचेगा। उसी तरह विज्ञापन में लिखा है कि केंद्रीय कारागार वाराणसी की मुख्य नई प्राचीर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या जेल की इस दीवार का बनना भी कोई परियोजना है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। अगले दौर की लिस्ट में कहीं जेल के कमरों की पुताई और खिड़की की मरम्मत न जोड़ दिया जाए। हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट 17.5 करोड़ का होने के कारण प्रधानमंत्री के उद्घाटन योग्य माना गया हो, लेकिन जेल की दीवार का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यह भी मानने वाली बात है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 80 टीचर के लिए फ्लैट का उद्घाटन हुआ है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। क्या टीचर के फ्लैट का बनना भी परियोजना है। और अब ऐसे फ्लैट का लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा तो फिर वाइस चांसलर के कर कमलों द्वारा क्या किया जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में फ्लैट से लेकर गेट तक बनता ही रहता है। क्या वो सब अब जोड़कर काम के खाते में गिना जाएगा।
इसी तरह पता चला कि 18 ग्रामीण संपर्क मार्ग और एक शहरी मार्ग की विशेष मरम्मत, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। यहां दो प्रश्न हैं। सड़कें टूटती हैं तो मरम्मत का काम होता ही है, क्या अब इस काम को भी काम की तरह गिनाया जाएगा? डिजिटल इंडिया के दौर में इन कार्यों का उद्घाटन दिल्ली से भी हो सकता था। बनारस जाकर भी प्रधानमंत्री ने एक ही जगह से उद्घाटन किया। भीड़ को लेकर बार बार चेतावनी देने वाले प्रधानमंत्री की सभा में लोगों की मौजूदगी इतनी भी कम नहीं है। सामाजिक दूरी नहीं है और बहुत लोग मास्क में नहीं हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और यूपी सरकार कांवड़ यात्रा का आयोजन क्यों कर रही है। लेकिन बनारस की इस सभा की तस्वीर को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इतने लोग एक सभा स्थल में आ सकते हैं, लाए जा सकते हैं, तो फिर कांवड़ यात्रा रद्द करने की नौटंकी क्यों हो रही है? कांवड़ यात्रा से कम कई लोगों के रोजगार भी जुड़े हैं। जब तक भीड़ को लेकर हमारे रवैये में एक रूपता नहीं आएगी, तब तक ऐसे फैसले विचित्र लगेंगे कि आप कांवड़ यात्रा रोक रहे हैं और रैली को नहीं रोक रहे हैं। उम्मीद थी कि महामारी के 1.5 साल बीत जाने के बाद सरकारें ऐसे आयोजनों को आदर्श रूप में आयोजित कर दिखा देंगी, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कोरोना के उचित व्यवहारों के साथ यह काम कैसे किया जा सकता है। बड़ी बात रही कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। कहा कि यूपी ने जिस तरह से संकट को संभाला वह अभूतपूर्व है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से सड़क मरम्मत का काम परियोजना है, उसी तरह से अब अभूतपूर्व का मतलब भी बदल गया लगता है। दूसरी लहर के समय अखबारों और चैनलों पर जहां तहां लोगों के तड़प कर मर जाने की खबरें अभूतपूर्व लग रही थीं। अब नया अभूतपूर्व लॉन्च हो गया है कि यूपी ने संकट का मुकाबला अभूतपूर्व तरीके से किया। अब ये नई हेडलाइन होगी। आपको याद है कि 29 अप्रैल की टेलीग्राफ की यह पहली खबर, रिंकू देवी नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर के चरणों में गिर गई थीं कि इकलौते बेटे को रेमडेसिविर चाहिए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिंकू देवी का इकलौता बेटा मर गया। 23 अप्रैल की यह खबर बीबीसी की है। चंद्रकला सिंह अपने बेटे विनीत सिंह की लाश के साथ ई रिक्शा में बैठी हैं। चंद्रकला विनीत को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल गईं, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। चंद्रकला ने बताया कि बेटे की सांस टूट रही थी, उखड़ रही थी। एम्बुलेंस मांगी, ऑक्सीजन मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 20 अप्रैल को यह खबर दैनिक जागरण में आई थी। बनारस की इस घटना के एक दिन पहले 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री का बयान छपा था कि उन्हें सब खबर है कि बनारस में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पर उनकी नजर है। जागरण की इस पहली खबर के बाद अगर आप इसी अखबार को पलटें तो पता चलता है कि बनारस में क्या हो रहा था। तीसरे पेज की खबर है कि 8 एम्बुलेंस चालक अधिक किराया लेते पकड़े गए। चौथे पन्ने पर खबर है कि हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार में मनमानी शुल्क वसूली मरीजों को बेजार कर रही है। लिखा है कि हकीकत यह है कि रात 8 बजे तक लकड़ी पर 100 शवों की अंत्येष्टि की गई।
अगले पन्ने पर खबर है कि जहां 2000 रेमडेसिविर के टीके चाहिए थे, वहां आपूर्ति सिर्फ 500 की थी। उसके बगल की खबर है कि वाराणसी में ऑक्सीजन की मांग 5000 सिलेंडर से अधिक है, मगर आपूर्ति 3500 सिलेंडर तक ही है। इसके अलावा आप तमाम खबरों को फिर से पलटकर देख सकते हैं कि बनारस और यूपी में उस दौरान क्या हुआ जिस दौर के लिए प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार की तारीफ की है। दवा नहीं मिलने, ऑक्सीजन वेंटिलेटर ना मिलने और अस्पताल में बिस्तर ना मिलने की खबरें भरी पड़ी मिलेंगी। बनारस से थोड़ी दूर गाजीपुर के पास गंगा में लाशें बह रही थीं और प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का अंबार नजर आ रहा था। लखनऊ में मंत्री ब्रजेश पाठक बयान दे रहे थे कि लखनऊ के चर्चित शहरी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार योगेश प्रवीण के लिए फोन किया, तब भी घंटों बाद एम्बुलेंस आई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते जान निकल गई। आगरा में आरएसएस के कार्यकर्ता अमित जायसवाल की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी अमित जायसवाल को ट्विटर पर फॉलो करते थे। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि सबसे मिन्नतें करते रह गए लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए योगी सरकार की तारीफ की है। अब यही नई हेडलाइन है और यही नई सच्चाई है। बनारस से अजय सिंह की कुछ पुरानी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा दिखाना चाहता हूं, ताकि इस दौरान अभूतपूर्व कार्यों के लिए आप भी यूपी सरकार की तारीफ कर सकें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने की। शुक्रवार की सुबह वाराणसी के अखबारों में अपने एक साथी की मौत का मातम दिखता रहा। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी गुरुवार रात कोविड की वजह से चल बसे। शहर के पत्रकार शोक और सकते में हैं। और जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो समझ लीजिए कि लगा कि अब कैसे हो पाएगा, वेंटिलेटर मिलना मुश्किल था। बीएचयू अस्पताल से लापरवाही की खबरें पहले भी आती रही। इसके पहले एक मरीज अजय शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो बस इसका मतलब जब तक बेड नहीं होगा तब तक मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना। तो सोचे क्या, ये तो फैक्ट है ना। फैक्ट है, गंभीर मरीज है, जब तक वेंटिलेटर खाली नहीं रहेगा तब तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना कि वहां जब तक मरीज यहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ वहां से पेशेंट भेज दिए यहाँ। फिर कोरोना से पीड़ित एक 3 स्टार होटल के एजीएम आनंद पांडे ने अपने फेसबुक वॉल पर वहां की दुर्दशा बताई। फिर उन्होंने हमें बताया कि मैं यहाँ के लोगों को बोल रहा हूँ प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो। कोई उनका सुनने वाला नहीं था, कोई भी सुनने वाला नहीं था, किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। और 4 बजे वो फिर हमें फ़ोन करके लास्ट होप ये देते कि अब मैं शायद नहीं रहूँगा तुम लोग के बीच में। और ये हाल है वाराणसी का। 50 सालों से यहाँ निकल रहे अखबार जनवार्ता के संपादक कहते हैं कि ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। हर ओर नीरसता दिख रही है, मुर्दे दिख रहे हैं, एम्बुलेंस दिख रही है। दहशत में लोग हो जा रहे हैं, हर घर में दहशत है। जिला के मंडलीय अस्पताल दीनदयाल में कोविड जांच के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। मरीज को सिर्फ जांच के लिए 2-3 दिन दौड़ना पड़ रहा है। 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। सेम बात बोला जाता है कि नहीं कि आज का हो गया है कोटा, आप नेक्स्ट डे आइए। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर चिताओं का अंतहीन सिलसिला नजर आ रहा है। एक शव के खाक होने से पहले ही बगल में नई चिता से लपटें दिखाई देने लगती हैं। आलम यह है कि शवों के लिए लकड़ियां तक खत्म हो गई हैं। लकड़ी नहीं मिल रही, हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाना पड़ा। 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। मणिकर्णिका घाट पर भी शवों की लंबी कतार है और शव लेकर आए परिजनों को अपने बारी आने का इंतजार है। सुबह का आए हुए हैं, 5 से 6 घंटे हो गए हैं। हर जगह सिर्फ त्राही त्राही मची है। अस्पताल में बेड नहीं, दवा मंडी में दवा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं। हर बीमार मदद की आस में हालात से लड़ रहा है। वाराणसी के सिगरा इलाके में शिव मंदिर के पीपल पर पहले यदाकदा ही मिट्टी के बने घंट श्राद्ध के लिए नजर आते थे, लेकिन देखिए अब ये हाल है। चारों तरफ श्राद्ध कर्म करने के लिए घंट ही नजर आ रहे हैं। नीचे लोग अपनी अपनी बारी से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। संक्रमण के पूर्व जो है एकाध आता था, लेकिन जब से संक्रमण हुआ है तब से 12-13 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कितने ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं, लेकिन 1 साल तक कुछ नहीं होने के कारण ही यह तबाही आई और लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर गए। अच्छी बात है कि अब अस्पतालों की बात होने लगी है, जो पहले होनी चाहिए थी।
बेड का उद्घाटन हो गया है। यूपी में मेडिकल अफसरों की 3600 वैकेंसी निकली है, जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जून थी। जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक अस्पताल के उद्घाटन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बनारस में 5 करोड़ की लागत से असली शूटिंग रेंज बनने जा रहा है। हमारे सहयोगी विमल मोहन बनारस में नहीं, बागपत के कलीना गांव में थे। शूटर सौरभ चौधरी का गांव है जो टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं। इस गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर एक और गांव है जहां से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। हाथों में ईंट बांधकर पिस्टल होल्डिंग का अभ्यास। यह अभ्यास धैर्य भी मांगता है और बाजुओं में ताकत भी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, 8 साल के बच्चों से लेकर 30 साल के युवाओं तक सभी रोज बागपत के बिनौली गांव में यहां शूटिंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे आते हैं, उस कमरे में ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पेड़ के नीचे करते हैं प्रैक्टिस। ये क्या एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? इससे होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग के लिए ईंट बांध के करते हैं सब हाँ लोग, जी, है ना? हाँ जी। शहरों में इसके लिए वेट्स होते हैं, उस तरह से लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ पे गाँव में एक देसी तरीका है, ईंट बांध देते हैं हाथ पे। और इसको कितनी देर तक रखते हो बच्चे? 1 मिनट तक। 1 मिनट तक हाँ रखो ऐसे, इससे हाथ फिर स्टिल रहता है। और क्या लगा सबसे अच्छा सौरभ भैया में प्रैक्टिस करते हुए? सौरभ भैया में बस ये अच्छा लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करते थे और शांत भाव से होल्डिंग करते हैं। आप लोग सब सौरभ की तरह बनना चाहते हो? हाँ जी, सौरभ जैसा ही बनना चाहते हैं। इसे आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में इस तकनीक से तैयार एक युवा पदकों की होड़ में होगा। मोनू और युविका जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर्स को तो टारगेट ओलंपिक पोडियम यानी टॉप्स स्कीम के तहत मदद भी मिलती है, मगर वो इस गांव आते हैं तो फिर इन्हीं सुविधाओं के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी अभ्यास से कोच अमित श्योरान ने 5 अंतर्राष्ट्रीय शूटर तैयार किए हैं। उनकी ये शूटिंग रेंज किराए की जगह पर है, संसाधनों की कमी है, लेकिन कोचिंग का उनका शौक और लगन उनके सपने के आड़े नहीं आया। ये वो शूटिंग रेंज है जहां सौरभ चौधरी अभ्यास करते हैं किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने से पहले, और उनकी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, जो उनके पहले कोच हैं, 18 अप्रैल 2015 को यहाँ आए थे, वो अमित श्योरन साहब हैं, जो और बाकी बच्चों को सिखाते हैं। और दाद देनी पड़ेगी कि कलीना मेरठ में आता है और वहाँ से ये बागपत 12-13 किलोमीटर दूर, इतने छोटे गांव में। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या सूझी कि आपने यहाँ पे बच्चों को सिखाने का शुरू किया और फिर सौरभ आपके पास आए 2015 में? सर, मैं भी शूटिंग करता था 2000 और 2001 तक मैंने भी 2 साल शूटिंग की है। और उस समय ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं शूटिंग के लिए, ज़्यादा मतलब वेपन वगैरह नहीं थे उस समय सुविधाएं। फिर पापा मेरे एक्सपायर हो गए उसी दौरान, तो मैं छोड़ना पड़ा था मेरे को ये गेम। लेकिन कहीं ना कहीं वो कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर था, तो मैंने ऐसे 3 सेट लगाया था, एक छोटा सा सेट, और 6-7 बच्चे मेरे पास थे उस समय। द्रोणाचार्य को अर्जुन मिल गया 2015 में। जी बिल्कुल। सौरभ चौधरी ने वर्ल्ड कप समेत कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्हें मान सम्मान, पैसा और सुविधाएं भी मिली। ओलंपिक की तैयारी के लिए एशियाड के बाद सौरभ ने घर पर भी एक शूटिंग रेंज बना ली। ये सौरभ चौधरी के घर की शूटिंग रेंज है, 10 मीटर का शूटिंग रेंज इन्होंने बनाया हुआ है। उनके बड़े भाई नितिन भी आजकल शूट करते हैं, नेशनल्स आप खेल के आए भोपाल में। तो ये उन्होंने बनाया कि बारिश हो या किसी और मौसम में ये घर के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैं लकी हूँ कि ये सौरभ चौधरी और उनके भाई की पिस्टल मेरे हाथ में है। और ये जो बनाया है इसका बहुत फ़ायदा हुआ। ये तो इंटरनेशनल मेडल मिलने के बाद बनाया। ज़रूर सर, ज़रूर। ये एशियन गेम में मेडल आया था, उसके बाद ही ये बनाया था। जहाँ प्रैक्टिस करता है वहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन है ऐसी, जब कंपटीशन खेलने जाता है बाहर वहाँ मिलती है फिर ये वाली लाइन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सेटअप फिर घर पे करना पड़ा प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और मौसम भी ख़राब हो या कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर घर में प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और प्रैक्टिस रोज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस कभी छूटती नहीं। प्रैक्टिस डेली होती है। लेकिन सौरभ जैसे शूटर्स को तैयार करने वाले कोच अमित पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। उनके पास सुविधाएं होती तो वो देश को कई और शानदार शूटर्स दे सकते थे। बहरहाल अमित के शिष्य सौरभ टोक्यो ओलंपिक में पदक के मजबूत दावेदार हैं। सर 2015 में स्टार्ट किया पहली बार। उसको बचपन से शौक था शूटिंग का,
और हमारे गांव से कुछ बच्चे भी करते थे, तो उनको देख के उसको भी ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा करने के लिए। तो 2015 में स्टार्ट किया और तब से अब तक अच्छा ही कर रहा है, मेहनत करता है काफ़ी। बच्चे की इच्छा थी मैं गेम में जाऊँ, स्पोर्ट में जाऊँ, बच्चों को सुनकर सभी प्रभावित हुआ, तो हमने सोची मैं चल ठीक है तो करे तो कर लेगा। जो दबाव में आते हैं आप लोग, बच्चे पे दबाव नहीं बने, क्या करते हैं आप? हाँ जी, बहुत चिंता सी तो हो जाती है, बहुत घबराहट से हो मेरे पे, तो उसका कोई भी गेम देखा नहीं जाता। मेरठ जिले का कलीना गांव 5-6 साल पहले तक भारत के किसी आम गांव जैसा ही था। इस गांव के 19 साल के सौरभ चौधरी ने कोच अमित शेवराण की देखरेख में 6 साल पहले हाथों में जो पिस्टल उठाई, तो अब वो ओलंपिक के पदक पर निशाना साधने को तैयार हैं। बागपत से कैमरा पर्सन सनुज के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। आपने मंगलवार के प्राइम टाइम में देखा कि प्रधानमंत्री अनेक मौकों पर कई साल तक कह चुके हैं कि भारत की 125 करोड़ की आबादी, इसकी ताकत है, संभावना है। इसके बाद भी यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विकास में बाधा है। बनारस में प्रधानमंत्री ने आबादी को लेकर एक शब्द नहीं कहा। कमाल खान ने कुछ विधायकों से बात की है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो विधायक को क्यों लड़ना चाहिए? इस गंभीर प्रश्न पर विधायकों के क्या गंभीर उत्तर हैं, कमाल खान प्रस्तुत करना चाहते हैं। नानपारा विधानसभा से बीजेपी एमएलए माधुरी वर्मा को 6 लड़कियां हुई। लड़के की चाह में वो मन्नत मांगने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर पहुंची। फिर उन्हें 7वें नंबर की औलाद लड़का हुआ। ख्वाजा से खुश होके उन्होंने उसका नाम अजमेरी वर्मा रखा। हमने सुना है आपको जो बेटा है वो मन्नत से हुआ है, उसका नाम आपने अजमेरी रखा है, क्यों अजमेरी नाम रखा है? और अजमेरी नाम रखा है हमारे जिसे अपने तक रहे, तो जहाँ जहाँ गए कि हाँ भाई विधायक जी के एक हमारे लड़का नहीं है, तो उनके हिसाब से जहाँ गए भाई अपने हिसाब से कुछ कहा है तो उनका मानत तो पूर्ण करना है, तो इसी हिसाब से उनका अजमेरी चित्र वर्मा। यूपी बिहार सरहद पे पहाड़, जंगल और झरनों से घिरे सोनभद्र की दुद्धी सीट से बीजेपी के सहयोगी अपना दल के एमएलए 51 साल के हरिराम हैं। विधानसभा की वेबसाइट कहती है कि उनके 8 बच्चे हैं, 4 बेटे और 4 बेटियां। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस पे उन्होंने दूसरों को नसीहत दी कि वे कम बच्चे पैदा करें। लिखते हैं, आइए विश्व जनसंख्या दिवस पे हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और सभी को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करें। यूपी विधानसभा की वेबसाइट का अध्ययन करने से पता चलता है कि बीजेपी के 304 विधायकों में 152 विधायकों के 3 से 8 बच्चे हैं, 1 विधायक के 8, 1 विधायक के 7, 8 विधायकों के 6, 15 विधायकों के 5, 43 विधायकों के 4, 84 विधायकों के 3, 102 विधायकों के 2 और 35 विधायकों का 1 बच्चा है। 15 विधायकों के बच्चे नहीं हैं, इनमें कई गैर शादीशुदा हैं। अक्सर पुराने लोगों के ज़्यादा बच्चे हैं क्योंकि तब परिवार नियोजन की सोच कम थी। लेकिन यहाँ खुद 5 बच्चे वाले राजनीति के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं। मिर्ज़ापुर के बीजेपी एमएलए रत्नाकर मिश्रा के 6 बच्चे हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ हैं कि दूसरे ज़्यादा बच्चे पैदा करें। वो फ़ौरन 2 बच्चे का कानून चाहते हैं। हमारा यही मानना है कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इसको हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का एक तरह से यह है कि 5 हम 25 हमारे, अब यह नहीं चलेगा। देश हित में 2 हम 2 हमारे ये होना चाहिए। 5 हम 25 हमारे अब नहीं चलेगा। चित्रकूट से विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, लेकिन वो भी 2 बच्चों के कानून के हिमायती हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर निश्चित रूप से कानून भी बनना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के कानून को प्रभावी ढंग से लागू भी होना चाहिए। सर, एक तरह से देखा जाए तो आपके भी 4 बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा ना कि ये कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए से इसका मतलब नहीं है, वो पूरे देश, पूरे प्रदेश के संदर्भ में है। तो जिन लोगों को सुविधा होगी वो देश के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में सबको उसके साथ सहयोग करना होगा। मेरठ कैंट से बीजेपी एमएलए सत्यप्रकाश अग्रवाल के 6 बच्चे हैं, लेकिन अब वो 2 बच्चों का कानून चाहते हैं। जिज्ञासा के लिए पूरा करने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण लागू कर रहे हैं और लागू होना चाहिए। आपको लगता है जो 2 बच्चों वाला नियम लेके आ रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है।
फतेहपुर की खागा सीट से बीजेपी एमएलए कृष्णा पासवान के 6 बच्चे हैं। यूं तो वो सरकार के हर कानून के साथ हैं, लेकिन 2 बच्चों के कानून के सवाल पे थोड़ा असहज महसूस करती हैं। 2 बच्चों से अधिक अगर किसी के भी अगर उस जगह पे बच्चे होंगे तो उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जब ये होगा तब देखा जाएगा, फिर इसमें वो करेंगे। नहीं, 2 बच्चों को लेकर के जिस तरीके से सरकार इसमें बाद में बयान। जनसंख्या के विकास के अध्ययन से पता चलता है कि गरीब और अशिक्षित लोगों में बच्चे ज्यादा हैं। उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली मायावती ने इस पे 3 ट्वीट किए हैं। इसमें लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल की टाइमिंग सरकार की नीति और नियत दोनों पे शक व सवाल खड़े करती है। इसमें गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज़्यादा लगता है। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार गंभीर होती तो ये काम जब सरकार बनी थी तब करना चाहिए था। सरकार जनता को जागरूक करने के बजाय अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस की तरह ज़बरदस्ती लोगों को दंडित कर जनसंख्या पे काबू चाहती है। जनसंख्या नियंत्रण के एक्सपर्ट डेमोग्राफर्स होते हैं, ना तो नेता होते हैं और ना ही लॉ कमीशन। इसलिए कोई भी कानून उनके राय मशवरे से ही बनाया जाना चाहिए, बशर्ते की मंशा जनसंख्या नियंत्रण हो, सियासत ना हो। सलीम, सनुज, इंद्रेश, संदीप और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। खबर है कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण बताए गए हैं। यह खबर सार्वजनिक नहीं है कि क्या बताया गया है। उम्मीद है अब जनता को भी सांसद बताएंगे और मंत्री भी कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों 100 रुपए से अधिक है। केरल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की ताकि वे पेट्रोल 100 रुपया लीटर होने का विरोध जता सकें। मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ज्यादा साइकिल नहीं चलानी पड़ी। 1 किलोमीटर की साइकिल यात्रा से राजभवन पहुंच गए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन हो गया। यहां भी कई लोग मास्क में नहीं दिखे। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 54 पैसे लीटर मिल रहा है। कांग्रेस महंगाई को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी में आज कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सपा का प्रदर्शन महंगाई के अलावा लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने के खिलाफ भी था। कहा गया कि ओबीसी समाज की महिला का चीरहरण हुआ है, पत्रकार पीटे गए हैं। एडिटर्स गिल्ड ने भी पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना की निंदा की है। पंचायत चुनाव, जिला परिषद और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने हिंसा की कई तस्वीरें देखी होंगी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में कानून का राज कायम है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मास्क पहनना चाहिए था, सामाजिक दूरी बरतनी चाहिए थी। साइकिल डीजल के दाम भैया इतना ज्यादा बढ़ गया। कोरोना के दौर में जो नरसंहार हुआ उसकी हेडलाइन अब धुंधली हो रही है। नई हेडलाइन आने लगी है। एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन के बीच आप खुद को बचाने की कोशिश जारी रखिए। मास्क नाक पर ही नहीं, आंखों पर भी लगा लीजिए। ब्रेक के बाद पिछले कुछ वर्षों में बात बात में राजद्रोह की धारा लगाकर मुकदमे हुए और लोग जेल गए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए किया। क्या आज इस कानून की ज़रूरत है? ये बहुत बड़ी बात है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अफसरों की भी कोई जवाबदेही नहीं है। यह वो बिंदु है जो सबसे ज़रूरी है और पूरे देश को बात करनी चाहिए। जिस तरह से फर्जी आरोप लगाकर यूएपीए और राजद्रोह के मामले लगाए जा रहे हैं, वर्षों तक नौजवानों को बंद किया जा रहा है, जरूरी है कि अफसरों की जवाबदेही तय हो। कुछ ही दिन पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि असहमति को दबाने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। एक अहम कदम अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124 से का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। हालांकि एक बेंच पहले ही सुनवाई कर रही है। 27 जुलाई को सुनवाई होनी है, केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश जो देश के हैं एनवी रमना, उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेज़ करते थे आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की ज़रूरत है? वो कानून जिसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी और तिलक को चुप करने के लिए किया।
जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा कानून है जिसे संस्थानों को खतरा है। अफसरों की कोई जवाबदेही नहीं है। दूर दराज में कहीं भी कोई भी पुलिस अफसर किसी को भी इस कानून में फंसा सकता है। एक पार्टी को अगर दूसरी पार्टी अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो उस पर इस तरह राजद्रोह का मुकदमा किया जा सकता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण भी दिया है कि ये इस तरह का मामला है जैसे किसी बढ़ई को आप एक आरी देते हैं कि कोई चीज़ बनाने के लिए वो लकड़ी काट ले, लेकिन वो उस आरी का इस्तेमाल पूरा का पूरा जंगल काटने में कर ले। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं और 3 जजेस की इस बेंच ने कहा है कि वो अवश्य ज़रूर इस कानून का परीक्षण करेगा। केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार जो पुराने जो कानून हैं उनको हटा रही है कानून की किताब से, लेकिन इस कानून को हटाने पर कभी भी विचार क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल भी उठाया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इसकी वकालत की और कहा कि इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए इस कानून को, बल्कि इस पर एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि इस कानून का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किन केसेस में किया जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक बार फिर साफ किया कि इस कानून से लोगों को खतरा है और लोग इससे डरे हुए हैं, लिहाजा इस कानून का परीक्षण जरूरी है। केंद्र को नोटिस जारी किया गया है और अब आगे की सुनवाई होगी और जो पहले के जो 2 केस हैं उनको भी कहा गया है कि एक साथ क्लब किया जाएगा और एक ही बेंच इन पूरे मामलों को सुनेगी। दरअसल यहाँ पर चुनौती दी गई है इस राजद्रोह के कानून की और कहा गया है कि इस कानून का बेजाय इस्तेमाल होता है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसका बेजाय इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग से सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, ये भी कहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि 1962 में जब केदारनाथ का वर्सेस बिहार का जजमेंट आया था जिसमें इस राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, वो परिस्थिति अब बदल गई है। अब ये जो कानून है ये पूरी तरह से जो लोगों का बोलने की और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो भारत के संविधान ने उन्हें दिया है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन करता है। इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर विचार करने को तैयार हो गया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।